आज रात 12 बजे से पूरे देश में दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी अभी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा कर दिए हैं। पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही साथ कई बड़ी योजना का भी घोषणा कर दिए हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपए महीना दिए जाएंगे। वृद्धावस्था में पेंशन 3,000 रुपए महीना देने की चर्चा है। 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपया देने का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये सभी योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और आप ये वीडियो किस जिला नगर क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिल्ली बजट 2026 में इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना है। 18 से 60 वर्ष की आयु वाली दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाएं, जो आयकर दाता नहीं हैं और सरकारी नौकरी में नहीं हैं, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। चलिए देखते हैं अगली खबर। आज से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने वाला बिल पेश किया जाएगा। इस बिल पर पीएम मोदी आज सदन में बयान देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अगली खबर दिल्ली सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आयु के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है। 2026 की ताजा जानकारी के अनुसार पेंशन राशि इस प्रकार है: 60 से 69 वर्ष 2,500 रुपए प्रतिमाह, 70 वर्ष या अधिक 3,000 रुपए प्रतिमाह, विशेष श्रेणी SC/ST और अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र बुजुर्गों को भी 3,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता मिलती है। यह राशि सीधे बैंक खाते DBT में भेजी जाती है। इसके लिए दिल्ली का 5 वर्ष का निवास और वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं अगली खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार सुबह परिसीमन बिल की एक कॉपी जला दी है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेश में परिसीमन विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए एक काला झंडा भी फहराया। स्टालिन ने इस दौरान कहा कि यह विरोध पूरे तमिलनाडु में फैलेगा। चुनावी मौसम के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने पर भी विपक्षी पार्टियां आपत्ति जा रही हैं। साथ ही साथ अगली खबर दिल्ली सरकार की विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सहायता योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगली खबर। देश में जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के विशेष सत्र के दौरान जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में जनगणना शुरू हो चुकी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब भी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। अमित शाह ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कई अहम बातें स्पष्ट की हैं। अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार अपनी स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक मदद दे रही है। दिल्ली स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण 6% ब्याज दर पर मिलता है। वहीं नई मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना के अंतर्गत दिल्ली के स्थायी निवासी 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें सामान्य वर्ग को 10% और महिलाओं व वंचित वर्गों को 20% तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। चलिए देखते हैं अगली खबर। जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल से 25 सितंबर तक चलेगा। इस बार जनगणना में नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी गई है। इस दौरान व्यक्ति जनगणना की प्रक्रिया में खुद भी शामिल होकर भाग ले सकता है। घर बैठे ही मोबाइल ऐप की मदद से जानकारी दर्ज की जा सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही साथ अगली खबर दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई शुल्क नहीं देना होता है।
यदि खपत 201 से 400 यूनिट के बीच होती है तो बिल पर 50%, अधिकतम 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना जारी रहेगी। हालांकि अब यह लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलता है जिन्होंने इसके लिए स्वेच्छा से आवेदन ऑप्ट इन किया है। इस योजना से दिल्ली के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है। चलिए देखते हैं अगली खबर। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन नए परिसीमन प्रस्ताव के अनुसार यह संख्या 50% से अधिक बढ़कर 850 हो सकती है। इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें आरक्षित होंगी। चौंकाने वाली बात यह है कि अब प्रति लोकसभा सीट जनसंख्या का मानक 22.29 लाख से घटाकर 14.24 लाख करने की रणनीति है। साथ ही साथ अगली खबर उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी है। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक लगातार पारा चढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे कई जिलों में लू चलने की आशंका जताई है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। वहीं दक्षिण के राज्यों में कुछ स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना है। उधर मध्य पूर्व में तनाव जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी संदेश लेकर ईरान जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का दिल्ली का मतदाता होना अनिवार्य है। सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकेंगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना और उनकी बुनियादी जरूरतों में मदद करना है। चलिए देखते हैं अगली खबर। संसद के बजट सत्र का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। इस सत्र में केंद्र की मोदी सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए 3 अहम विधेयकों को लोकसभा में पेश करेगी। इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार कुल 3 बिल पेश करने वाली है। इनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। तीनों बिलों को आज लोकसभा में बहस के लिए पेश किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। नई दिल्ली 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। अगली खबर, नई दिल्ली, पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज संकट का असर साफ साफ नजर आ रहा है। हॉर्मुज संकट की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई चीनी एयरलाइन कंपनियों ने फ्लाइट्स कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इसका असर दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ सकता है। साथ ही साथ अगली खबर, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक समझौता हो सकता है। अमेरिकी मीडिया की माने तो 21 अप्रैल को वर्तमान सीजफायर खत्म होने वाला है, जिससे पहले समझौता करने की कोशिश हो रही है। गुरुवार को ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बातचीत होगी। आइए देखते हैं अगली खबर। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। भाजपा विधायक और कल तक डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक सप्ताह पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं। खास बात है कि सम्राट चौधरी का पूरा परिवार राजनीति में रहे हैं। उनके परिवार में अभी उनके पिता, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। सम्राट चौधरी की मां का स्वर्गवास हो चुका है। साथ ही साथ अगली खबर, देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी नई तस्वीर उभरने वाली है। यह बदलाव सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता की संरचना और कार्यशैली को भी पूरी तरह बदल देगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर कम से कम 180 नाबालिग लड़कियों के
और 350 से अधिक अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। भाजपा सांसद की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। खास बात है कि कम से कम 180 नाबालिगों के यौन शोषण करने वाले आरोपी की उम्र महज 19 साल है। आरोपी का नाम मोहम्मद अयान अहमद उर्फ तनवीर अहमद है। घटना महाराष्ट्र के अमरावती की है। साथ ही साथ अगली खबर, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में एक बद्धा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को समावेशी बनाया है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खाड़ीडीडीएफ व्यक्ति को भी सम्मानजनक इलाज का हक दिया है। देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ ही कुदरत के तीखे तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 7 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 10 डिग्री सेल्सियस का भारी उछाल आया है, जिसने राज्य को समय से पहले ही भट्टी में तब्दील कर दिया है। तेज धूप और 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाओं लू ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। साथ ही साथ अगली खबर, उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना की वैश्विक सफलता के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पारंपरिक जायकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक व्यंजन योजना को मिशन मोड पर ले लिया है। इस योजना को नई गति देने के लिए अब बैंकिंग सेक्टर भी मैदान में उतर गया है, जिससे न केवल पारंपरिक व्यंजनों का कारोबार बढ़ेगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE सुबह 11 बजे 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किए हैं। CM मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। साथ ही साथ अगली खबर, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में इस बार नौकरी का तोहफा मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राज्य में 7,800 से ज्यादा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें प्लाटून कमांडर / ब्लॉक ऑर्गेनाइज, विधान भवन रक्षक, फायर गार्ड, एक्साइज कांस्टेबल, लोअर PCS, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C, असिस्टेंट एस्थेटिकल ऑफिसर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, टीचर कैडर, फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर भर्ती हो रही है। सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। और ये देखते हैं अगली खबर। पटना जदयू ऑफिस में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपने पिता पर बनी शॉर्ट फिल्म मेरा नेता मेरा अभिमान लॉन्च की। इस फिल्म में नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल और उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसी मौके पर उनके ऊपर आधारित एक गाना भी रिलीज किया गया, जिससे कार्यक्रम का माहौल और इमोशनल हो गया। अगली खबर है, हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल बुकिंग में काफी कमी आई है। अतुल माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में रोजाना LPG रिफिल की बुकिंग घटकर लगभग 43 से 44 लाख रह गई है। यह संख्या मार्च के बीच में 89 लाख के करीब पहुंच गई थी। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 3 अप्रैल के बाद से बुकिंग 50 लाख सिलेंडरों से नीचे बनी हुई है। 12 अप्रैल को यह और कम होकर 35 लाख रह गई। इस दौरान तेल कंपनियों ने हर दिन औसतन 50 लाख सिलेंडर सप्लाई किए। साथ ही साथ अगली खबर, लखनऊ। टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरीश वाघ का कहना है कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद भविष्य में हाइड्रोजन बसें भी सड़कों पर दौड़ेंगी। टाटा मोटर्स हाइड्रोजन बस पर काम कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ 30 माह का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको पूरा होने के बाद आगे का रोडमैप तैयार होगा। चलिए देखते हैं अगली खबर, जनगणना 2027। इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो रही है और लोग खुद पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकेंगे। खास बात यह है कि अब एक ही घर में अलग अलग चूल्हे होने पर परिवार भी अलग अलग माने जाएंगे। इस नए नियम ने जनगणना की परिभाषा को ही बदल दिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में कुसिरप बंदी कानून पर फिर बहस तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद NDA विधायक माधव आनंद ने कानून की समीक्षा की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि शराबबंदी के बजाय नशा मुक्ति जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है और इससे राजस्व नुकसान भी रुक सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण
17 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। पहले 15 दिनों तक लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपने परिवार और घर की जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक, इन्यूमरेटर घर पहुंचकर दर्ज जानकारी की जांच करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाई गई है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री और भाजपा के पहले सीएम बने सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही कामकाज की रफ्तार तेज कर दी है। शपथ लेने के बाद से ही वह लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वह सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो यहां माफिया राज को खत्म किया जाएगा। बुधवार को बंगाल के बाराबनी और बीरभूम में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की तरह ही बंगाल को भी अपराध मुक्त किया जाएगा। बाराबनी में योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के रेत मिट्टी माफिया सरगना का भाजपा सफाया कर देगी। बात करते हैं अगली खबर की। सोनारपुर। बंगाल के सोनारपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा भंडार योजना के फॉर्म वितरण का मुद्दा गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर फॉर्म भरने के लिए सीधे तौर पर पैसे देने और महिलाओं की निजी जानकारी इकट्ठा करने का आरोप लगाया है। इस घटना से इलाके में व्यापक राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है। आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा अन्नपूर्णा भंडार परियोजना के नाम पर माइक का इस्तेमाल करते हुए सोनारपुर के विभिन्न इलाकों में फॉर्म बांट रही है। अगली खबर। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी के बीच प्रकृति का मिजाज बदलने वाला है। अलीपुर मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में काल बैसाखी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार को कोलकाता समेत दक्षिण और उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज के साथ भारी बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। आयोग ने 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस चरण में बंगाल के कुल 44,378 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 159 सीट को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। 2021 के उपचुनाव में उन्होंने यहां 58,832 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव 2026 की दहलीज पर खड़ी ममता बनर्जी के लिए इस बार राह आसान नहीं दिख रही। इसके दो बड़े कारण हैं। मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी कटौती और गुजराती समुदाय की नाराजगी। इन दोनों कारणों से मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। एमसीडी में महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव 29 अप्रैल को कराए जाएंगे। इस संबंध में महापौर राजा इकबाल सिंह ने चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। चुनाव के लिए सदन की बैठक भी 29 अप्रैल को बुलाई गई है, जबकि अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। उम्मीदवार चाहें तो तय समय सीमा के भीतर अपना नाम वापस भी ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर। दिल्ली में जनगणना का पहला चरण गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह का काम शुरू होगा। यह प्रक्रिया आने वाले दशक में शासन और नीतिगत निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण करने की तैयारी कर चुके हैं। अगली खबर। पीएस साइबर साउथ वेस्ट जिला की टीम ने एक कुख्यात साइबर ठग आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी डेटिंग और मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को निशाना बनाता था। उसने प्रेम, शादी, मेडिकल इमरजेंसी और पेशेवर अवसरों का लालच देकर ठगी की। आरोपी पश्चिम बंगाल के 24 परगना नॉर्थ का निवासी है और उसकी उम्र 35 वर्ष है। चलिए देखते हैं अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। केजरीवाल ने अपना एक अतिरिक्त हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया। अदालत ने उनके अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले लिया। साथ ही साथ अगली खबर। दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी आईटीआई संस्थानों को आधुनिक बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली के 4 बड़े आईटीआई में नई हाईटेक लैब्स बनाई जाएंगी और पुरानी लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा।
इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक ट्रेनिंग मिलेगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। अगली खबर, गुरुग्राम पुलिस ने सस्ते दाम में सोने के सिक्के बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने एक शिकायतकर्ता से लगभग 2.49 करोड़ रुपए नकद और करीब 50 तोला सोना ठगा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,30,05,700 रुपए नकद और 678 ग्राम सोना बरामद किया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में वेतन वृद्धि और भुगतान को लेकर मजदूरों का विरोध जारी है। राज्य सरकार के आश्वासन और वेतन बढ़ोतरी के बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। इसी क्रम में नोएडा मेट्रो के सफाई ने सेक्टर 51 पर हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिससे संचालन पर असर पड़ा। चलिए देखते हैं अगली खबर। आज जहां नोएडा है, 50 साल पहले यमुना और हिंडन के बीच के इस भूखंड पर गांव, खेत, रेत उड़ाती पगड़ियां और कीकर के पेड़ थे। 17 अप्रैल 1976 को इस माटी पर औद्योगिक शहर की कल्पना के साथ प्रयासों का हल चलना शुरू हुआ। तब शायद किसी को यहां की मिट्टी में निवेश की उर्वरता का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज नोएडा निवेश का हब बन चुका है। यूपी का शो, विंडो का तमगा हासिल कर चुका यह शहर आज अपने बहुमुखी विकास के बूते उस मुकाम पर खड़ा है जहां देश दुनिया के निवेशक अपनी तिजोरियां खोलने को तैयार हैं। साथ ही साथ अगली खबर, पुलिस ने नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के मामले में मजदूर बिगुल दस्ता संगठन के प्रमुख रूपेश राय समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उपद्रव के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। इस बीच वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद बेपटरी हुई व्यवस्था अब पटरी पर लौटने लगी है। वेतन बढ़ने के बाद जहां हंगामा थमा है, वहीं श्रमिक भी काम पर लौटने लगे हैं। लगभग 70% उद्योगों में फिर से काम शुरू हो गया है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर मंगलवार को दार्जिलिंग के लेबोंग ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका। इसके बाद उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए जनसभा को संबोधित किया। बात करते हैं अगली खबर के। पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी रैलियों के दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे पर खूब निशाने साधे और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहले बात अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की करें तो उन्होंने बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर एक साथ कई मामलों को लेकर निशाना साधा। सीएम शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी मांसाहारी भोजन को लेकर लोगों में झूठा डर फैला रही हैं। अगली खबर, जयपुर में आयोजित 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और प्रदेशवासियों को सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिर यह बात करते हैं अगली खबर की। अजमेर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार डर के कारण निकाय और पंचायत चुनाव टाल रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बच रही है। कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं से संगठन मजबूत करने की अपील भी की। अगली खबर है, जयपुर में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में नगर निगम 18 अप्रैल को सफाई सेवा मैराथन 2026 का आयोजन करने जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत शहर के सभी 13 जोन के करीब 150 वार्डों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक व्यापक स्तर पर सफाई कार्य किया जाएगा। पूरे अभियान की निगरानी नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के नेतृत्व में की जाएगी और अधिकारी दिन भर फील्ड में सक्रिय रहेंगे। अक्षय तृतीया 2026। अक्षय तृतीया तिथि को हिंदू धर्म में बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह दिन इतना अधिक मांगलिक होता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इस दिन पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष 2026 में यह पर्व 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। हर साल यह दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय, नाश न हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ तिथि पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था।
इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम की जन्म कथा शास्त्रों के अनुसार भृगुवंश के तेजस्वी आर्षि जमदग्नि का विवाह चंद्रवंशी राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ था। आर्षि जमदग्नि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ किया, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। इसके बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया को माता रेणुका के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम राम रखा गया। परशुराम नाम की प्राप्ति राम बचपन से ही आध्यात्मिक, बुद्धिमान और साहसी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। शिक्षा पूर्ण होने पर शिवजी ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र परशु फरसा भेंट किया। परशु धारण करने के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम का संकल्प परशुराम के काल में हय्य वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रार्जुन अपनी शक्तियों के अहंकार में आर्षियों को परेशान करने लगा था। उसने आर्षि जमदग्नि की प्रिय कामधेनु गाय का अपमान किया और उनके आश्रम को नष्ट कर दिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उन्होंने सहस्रार्जुन की 1000 भुजाएं काट दीं और उसका वध कर दिया। इसके प्रतिशोध में सहस्रार्जुन के पुत्रों ने निहत्थे आर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की मृत्यु और माता रेणुका के दुख को देखकर परशुराम ने पृथ्वी को अधर्मियों और अत्याचारियों से मुक्त करने की शपथ ली। माना जाता है कि उन्होंने अत्याचारी क्षत्रिय कुल के हय वंश का 21 बार नाश किया। कलयुग और परशुराम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। जब भगवान विष्णु अपना 10वां कल की अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम ही उन्हें अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देंगे और अधर्म के विरुद्ध युद्ध में उनका मार्गदर्शन करेंगे।